ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 और यह उस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में डायरेक्ट इसको इम्पॉर्टेंट करके मेंशन किया गया है। और ये है आज का जो पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत या वंशागति का गुणसूत्रीयवाद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गुणसूत्रीयवाद थोड़ा जटिल भी है। वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो ज़रूर आपको ये समझ आ जाएगा। गुणसूत्रीयवाद समझने से पहले हमें जानकारी मिलनी चाहिए गुणसूत्र के बारे में, और गुणसूत्र के बारे में समझने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कोशिका के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की जो संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा आनुवंशिक इकाई होती है वो होती है कोशिका। अर्थात हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और अगर हम इसे एक कोशिका मानकर चलते हैं तो कोशिका के सेंटर में एक पार्ट पाया जाता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। कोशिका का केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका के केंद्रक में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे धागे नुमा पार्ट पाए जाते हैं और इन्हीं को कहा जाता है क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कहा जाता है। इन धागे नुमा भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड कहा जाता है। और ये क्रोमेटिड जब कोशिका विभाजन होने की स्थिति में आती है तो ये संघनित हो जाते हैं, अर्थात पास पास इकट्ठे होकर के मोटे हो जाते हैं। और जो ये मोटी संरचना बनती है इसे ही हम कहते हैं गुणसूत्र। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्रोमो और सोम। क्रोमो का अर्थ होता है कलर्ड और सोम का अर्थ होता है बॉडी। क्रोमोसोम का अर्थ हो गया कलरफुल बॉडी, अर्थात रंगीन बॉडी या रंगीन संरचना। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन हैं जो कुंडलित धागे नुमा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं, के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय संघनित हो जाते हैं। तो इतनी बात समझ आएगी कि गुणसूत्र क्या है। ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन हैं जो धागे नुमा संरचना अर्थात क्रोमेटिड के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय क्या हो जाते हैं? फूलकर मोटे हो जाते हैं या संघनित होकर के मोटे हो जाते हैं। इनका आकार बदल सकता है, दंडाकार हो सकते हैं, सर्पिलाकार हो सकते हैं। ये तो विभिन्न प्राणियों में अलग अलग तरह से हो सकते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। और इसके बाद 1842 में सर्वप्रथम नागोली ने इन धागे नुमा संरचनाओं को केंद्रक में देखा था। अर्थात क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? नागोली ने। किसने देखा था? नागोली ने देखा था। और ये कैसे थे? धागे नुमा संरचनाएं थे, क्योंकि ये पहले धागे नुमा संरचनाएं ही होती हैं जब कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित होती है या विभाजन के लिए तत्पर होती है तो ये संघनित होकर के मोटे हो जाते हैं, जिन संरचनाओं को बाद में क्या वाल्डेयर द्वारा गुणसूत्र कहा गया। तो 1888 में वाल्डेयर ने इन सूत्रवत इकाइयों को गुणसूत्र नाम दिया था। अर्थात आप कह सकते हो कि जो क्रोमोसोम नाम किसने दिया है, गुणसूत्र नाम किसने दिया है? तो वाल्डेयर ने दिया था। तो ये बात हो गई गुणसूत्र के बारे में। आप जानते हैं कि गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या होता है, अर्थात केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है। तो क्रोमोसोम में लगभग 40% डीएनए पाया जाता है, 1 से 10% आरएनए होता है और लगभग 40 से 50% हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगभग करीब 10% के आसपास ये पाई जाती है। ये होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्या? गुणसूत्र। अब हम बात कर लेते हैं गुणसूत्र की संरचना की। किसकी बात करते हैं? गुणसूत्र की संरचना की। तो गुणसूत्र की संरचना का फिगर यहाँ बना हुआ है और इस फिगर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि सबसे बाहर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जा रहा है जिसका नाम है पेलिकल। और ये क्या होता है? यह गुणसूत्र का बाह्य आवरण होता है जो कि गुणसूत्र को चारों ओर से घेरे रहता है। और इस बाह्य आवरण के अंदर बहुत ही जेलीनुमा मैट्रिक्स भरा रहता है, अर्थात इसको आधार द्रव्य भी बोला जाता है।
और इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और इन्हीं मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दो तंतुनुमा, एक ये और एक उसके साइड में दो तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं या संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं को हम लोग गुणसूत्र तंतु या क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये जो तंतु पाए जा रहे हैं आप यहाँ देख रहे होंगे, ये तंतु है, ये तंतु है, तो ये दोनों तंतु क्या कहलाते हैं, क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रोमोनिमेटा या गुणसूत्र तंत्र, इनको गुणसूत्र तंतु इनको हिंदी में कहा जाता है। और इन गुणसूत्र तंतु में जगह 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 क्या होती है, थोड़ी थोड़ी अंतराल पर बहुत गहरे रंग के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। और जो क्रोमोमियर होते हैं उनकी जो स्थिति और क्रम होता है वो निश्चित होता है और इसी आधार पर इनकी जेनेटिक संरचनाएं बनी होती हैं। अर्थात जो क्रोमोमियर किस पे पाए जाएंगे, क्रोमोनिमेटा के ऊपर पाए जाएंगे। और जो क्रोमोनिमेटा पे क्रोमोमियर के पाए जाने का जो क्रम होगा वो फिक्स होगा। इसी से आगे चल करके लक्षणों का विकास होगा कि किसमें कितने पर जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो इसमें भी ये कार्य में आता है। तो जो क्रोमोमियर्स होते हैं उनका जो क्रम होता है वो फिक्स होता है। अब आगे याद करते हैं तो ये आगे चल करके कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, संकुचित या संकीर्णित हो जाता है। और जो सबसे फर्स्ट संकीर्णन होता है उसको कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। क्या कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन। और इसको गुणसूत्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। जो प्राथमिक संकीर्णन होगा उसको किस नाम से जानेंगे, गुणसूत्र बिंदु के नाम से जानेंगे, अर्थात इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। और जो द्वितीयक होता है संकीर्णन उसको द्वितीयक संकीर्णन बोलते हैं। और किसी क्रोमोसोम में एक से अधिक द्वितीयक संकीर्णन हो सकते हैं, अर्थात फिक्स नहीं है कि एक ही द्वितीयक संकीर्णन होगा, हो सकता है यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो। जो सेंटर में होगा उसको कहा जाएगा सेंट्रोमियर। अब इसमें इसको लॉन्ग बोल दिया जाएगा, लॉन्ग लूप है। और ये कैसा है, शार्ट है, तो ये लॉन्ग टेल शार्ट टेल भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग भाग है और ये शार्ट भाग है। क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में आपने पहले इसके पहले की क्लासों में भी पढ़ रखा होगा। तो ये द्वितीयक संकीर्णन हो गया। जो सबसे लास्ट में एक राउंडेड पार्ट होगा उसे सैटेलाइट बोलते हैं। और जो सबसे अंतिम सिरा होता है उसको कहा जाता है टीलोमियर। तो ये होती है क्रोमोसोम की संरचना। इन सब का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम की चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो संरचना आपको समझ में आ गया, केमिकल कंपोजिशन आपको समझ में आ गया, और गुणसूत्र क्या है वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मानव में गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। मानव या अन्य प्राणियों की साथ में मेंशन कर लेते हैं कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो गुणसूत्र का प्रकार जब भी आप पढ़ते हैं तो सेंट्रोमियर यहाँ पर सेंटर पे ऐसे बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग मेनली दो प्रकार से क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्वजात गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र बोला जाता है, वेजिटेटिव क्रोमोसोम्स बोला जाता है। वह गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़ करके अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वजात गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये नर व मादा में कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। जोड़े कितने बने, 23 जोड़े। कितने जोड़े, 23 जोड़े। तो इसमें से ऐसा माना जाता है कि जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, इन्हीं को बोला जाता है ऑटोसोम्स। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स। और जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा, उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही आगे चल करके किसमें भाग लेता है, लिंग निर्धारण में भाग लेता है। क्योंकि आगे हम लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, लिंग निर्धारण मानव में कैसे होता है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो अगला क्या हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र, जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं। इन्हें हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। हेट्रोसोम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये होते हैं वो संरचना और जो इनका क्रोमोमियर का क्रम है, संरचना, प्रकृति और आकार के आधार पर ये कैसे होते हैं, समान होते हैं, जबकि ये भिन्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक्स वाई गुणसूत्र, इसके बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा। तो ये हेट्रोमियर्स होते हैं, क्योंकि एक्स गुणसूत्र का आकार आकृति अलग अलग होगी, जबकि वाई गुणसूत्र का आकार और आकृति अलग होगी। और ये वही वाई गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है लिंग निर्धारण के लिए। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, इनको हेट्रोसोम्स भी कहते हैं,
इन्हें हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। ये नर व मादा में अलग अलग होते हैं, जबकि जो ये ऑटोसोम्स थे वो नर व मादा में समान होते थे, क्योंकि जो 22 जोड़े नर में और 22 जोड़े मादा में समान होंगे, सिर्फ भिन्न कहाँ पर होगा, 23वें जोड़े में नर में XY और मादा में XX होते हैं। तो यहीं पर 23वें जोड़े में ही भिन्नता पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं गुणसूत्र के कार्य के बारे में। तो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, इसी कारण गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पार्सल मिलना है और ये डिब्बे के अंदर रखा हुआ है, और डिब्बा जो है वो एक बड़े बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, और ये बॉक्स कौन ले जा रहा है, मान लेते हैं ट्रक के थ्रू आ रहा है, तो ये ट्रक ही वाहक का कार्य कर रहा है। मिल तो आपको रहा है, ये क्या मिल रहा है आपको, लक्षण मिल रहे हैं। लक्षण किस में है, जीन में है, इसको जीन मान लीजिए और इसको कैरेक्टर मान लीजिए, और ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो आखिरकार आप ये बात जरूर समझ चुके होंगे कि एक यानी जनक से संतान के अंदर कौन जाता है, क्रोमोसोम्स जाते हैं, और क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन, और इस तरह जीन्स भी पहुंच जाते हैं, अर्थात सेपरेट होकर के जीन नहीं पहुंच करके क्रोमोसोम के रूप में पहुंचते, मतलब क्रोमोसोम पहुंचता है और क्रोमोसोम में ही जीन उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोसोम पहुंचने के साथ साथ जीन पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम कैसे पहुंचते हैं, कोशिका का जो विभाजन होता है तो साथ साथ क्रोमोसोम का प्रतिलिपिकरण भी हो जाता है, अर्थात इसके कई डुप्लीकेट फॉर्म बन जाते हैं और इस तरह वो कोशिकाओं में पहुंच जाता है। अब कोशिका में क्रोमोसोम पहुंच गया है तो क्रोमोसोम के साथ जीन है और जीन में आनुवंशिक लक्षण, इस तरह आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ गुणसूत्र। आप गुणसूत्र को समझ चुके हैं। इससे पहले गुणसूत्र के बारे में जानकारी आपको हो चुकी है, तो अब आपको जो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत की। तो चलिए आप जानते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत या गुणसूत्रीय वाद के बारे में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब मेंडल ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में जो नियम दिया उसमें उन्होंने कहा था कि जो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है वो एक विशेष प्रकार का कारक होता है, जिसे उस समय मेंडेलियन फैक्टर या मेंडलीय कारक बोला गया। क्योंकि उस समय जो था वो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हो पाया था और कोशिका का जो विभाजन था या सेल डिवीजन था उसको बहुत अच्छे प्रकार से समझा नहीं जा सका था। लेकिन हम जानते हैं कि जब पुनर्खोज हुई किसकी, मेंडल के नियमों के द्वारा, 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से, ह्यूगो डुइबरिज, कार्ल कारेंस और सैडमार्क के द्वारा खोज की गई और आनुवंशिकी के क्षेत्र में अर्थात कोशिकाओं पर डिटेल में नॉलेज लेना वैज्ञानिकों द्वारा प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे माइक्रोस्कोप्स की मदद से, सूक्ष्मदर्शियों के मदद से क्या हुआ, कोशिका विभाजन को अच्छे से समझा गया। और साथ साथ में वहाँ पर 2 वैज्ञानिक अलग अलग स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए पाए गए और उन्होंने जब अध्ययन किया तो निष्कर्ष उन दोनों का एक ही निकला। वो 2 वैज्ञानिक थे सटन और बोवेरी। उन्होंने देखा कि जो मेंडलियन कारक थे, अर्थात जिसको मेंडल ने बताया था कि एक फैक्टर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाता है, वो भौतिक रूप से और कुछ ना होकर के क्या है, क्रोमोसोम है। तो इसी पर ये थ्योरी टोटली डिपेंड है। भौतिक रूप का अर्थ है, जैसे मैंने बोला कि ये पेन लिखने का कार्य करती है, लेकिन जब इसको आप भौतिक रूप से लिखते हुए दिखाएंगे तभी इसको भौतिक रूप से माना जाएगा। तो चूंकि मेंडल ने उसे सिर्फ थ्योरेटिकल रूप से बताया था कि एक कारक यहाँ से दूसरी, मतलब पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाता है, और उसको भौतिक रूप से प्रूव करने की कोशिश किया सटन और बोवेरी ने। तो इनके सिद्धांत को समझ जाते हैं। तो 1902 में बोवेरी एवं सटन ने पता लगाया कि युग्मकों अर्थात गैमीट्स के बनने की क्रिया युग्मक जनन में, जो युग्मक जनन, ये सब डिटेल में आप पहले से पढ़ चुके हो। तो युग्मक जनन में समजात गुणसूत्रों का युग्मकों में पृथक्करण होना। सबसे पहले समजात गुणसूत्र गैमीट्स में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, पृथक्करित हो जाते हैं, एवं नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन, अर्थात संयुग्मन का मतलब है निषेचन क्रिया में, निषेचन की प्रक्रिया, संयुग्मन की प्रक्रिया निषेचन में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ी में मिलना। पहले वो जोड़ी में थे, फिर क्या हुए, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो बट गए, पृथक्करित हो गए, और इसके बाद नर और मादा दोनों आपस में फिर जोड़ी में
बन गए। समझने की बात है। जोड़ी में मिलना बिल्कुल मेंडल द्वारा बताए गए एकल आनुवंशिक कारक की तरह ही होता है और इस पर इन समानताओं को के कारण ही वैज्ञानिकों में यह धारणा बनी कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों का कार्य करते हैं। क्योंकि गुणसूत्र क्या होते थे, जब युग्मक जनन होता था तो पृथक्करण का नियम था कि युग्मक क्या हो जाते हैं, पृथक्करित हो जाते हैं। तो यहाँ गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, युग्मक जनन में पृथक्करित हो जाते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, संयुग्मन जब क्रॉस कराया जाता था तो संयुग्मित होकर के नई संतान को जन्म दिया जाता था। तो इसमें भी क्या हो जाते हैं, जब निषेचन होता है तो दोनों गुणसूत्र जोड़ी का निर्माण कर लेते हैं। तो वैज्ञानिकों की यह धारणा बन गई कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों का कार्य करते हैं और इसी आधार पर बोवेरी एवं सटन ने 1902 में वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार इसकी सिद्धांत की दो प्रमुख बातें हैं, उनको जान लेते हैं, जिसको एग्जाम में लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब एग्जाम में आएगा तो आपको गुणसूत्र के बारे में नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लेकर के ही आगे के पार्ट्स को लिखना है। तो गुणसूत्र आपके नॉलेज के लिए हमने बताया था, ये आप लिख देंगे 2 पॉइंट तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें कहा गया कि मेंडल के कारकों का जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होता है। कहने का मतलब है, जो मेंडल ने कारकों की परिकल्पना दिया था या कारकों के बारे में जो बताया था, वो भौतिक रूप से कहाँ होते हैं, समजात गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समजात गुणसूत्रों के जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक उपस्थित होता है। और यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो जाती है इस थ्योरी की, और हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर ये थ्योरी फेल क्यों हुई और आज जीन मत या जीनीय थ्योरी क्यों सक्सेसफुल है, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक उपस्थित होता है और साथ साथ में आगे दूसरा पॉइंट बताया गया कि अर्धसूत्र विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इस समजात गुणसूत्रों का ही क्या होता है, पृथक्करण होता है, फिर स्वतंत्र अभिवन होता है। स्वतंत्र अभिवन का मतलब अगर 2 गुणसूत्र पृथक हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 गुणसूत्र पृथक हो रहे हैं, हम अगर इसको येलो और रेड ले लेते हैं तो इसका जो पृथक्करण होगा वो इसके द्वारा जरा सा भी प्रभावित नहीं होगा और इसका जो पृथक्करण होगा वो इसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसी को स्वतंत्र अपविहन कहते थे कि एक जोड़ा या एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से पृथक्करित हो जाएगा। अर्थात इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों के वाहक होते हैं। इसमें डिटेल में ये बताया गया कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों के वाहक हैं, जो मेंडल ने कारक बताया था जिसे हम लोग जीन बोलते हैं। तो ये थी थ्योरी। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल समझाया गया है कोशिका विभाजन को दर्शाते हुए। कोशिका विभाजन आप सभी जानते हैं कि कोशिका विभाजन की विभिन्न स्टेजेस होती हैं, जिसको आपने इससे पहले की क्लासों में जरूर पढ़ा होगा। तो कोशिका विभाजन को देखते हुए उसको एनसीईआरटी की बुक में समझाया गया है। साथ साथ में जीन और गुणसूत्र में क्या समानताएं, हम उस पर भी बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर गुणसूत्रीय थ्योरी के बाद जीनीय थ्योरी कैसे आई और वास्तव में कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा सटीक है। तो इसको समझाने के लिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो एनसीईआरटी की किताब में क्रोमोसोमल थ्योरी को समझाने के लिए इस फिगर का इस्तेमाल किया गया है। चलिए इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। इस फिगर को समझने से पहले आपको कोशिका विभाजन संबंधी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। जब आपने सेल साइकिल फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो आपने देखा था कि कैसे सेल डिवीज़न होता है और उसकी पूर्वावस्था, पश्चावस्था, नत्यावस्था, मध्यावस्था, इन सब के बारे में आप जानते हैं कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अनत्यावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन सब के बारे में आप पहले से जानकारी ज़रूर रखते होंगे। तो यहाँ चूँकि हम लोग सेल डिवीज़न नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी के फिगर में बहुत ज़्यादा डिटेल में सेल डिवीज़न को न समझाते हुए डायरेक्ट फोकस किया गया है इन बातों पर कि आप इस फिगर के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कैसे एक 4 क्रोमोसोम वाली जो मदर सेल है या जनक सेल जिसको बोलते हैं, उससे गैमीट्स बनते हैं या संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और कैसे उनमें क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहे हैं या क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है। तो इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि G1 फेज में ये 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका है, जो कि अगले स्टेज में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम और संघनित हो जा रहे हैं।
फिर पश्चावस्था फर्स्ट में इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है अर्थात मियोसिस फर्स्ट होता है। फिर आप देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन होता है सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और पश्चावस्था की खास बात ये होती है कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पर आ जाते हैं अर्थात कोशिका के बीचों बीच में आ जाते हैं। और इसके बाद ये वाले क्रोमोसोम ऊपर की ओर चले जाएंगे और ये वाले क्रोमोसोम नीचे की ओर चले जाएंगे। और इस तरह से एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं एक कोशिका से ये निर्माण और एक कोशिका से इसका निर्माण हो चुका है। ऐसे ही एक कोशिका से ये और एक कोशिका से ये। अब इस फिगर से आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जो ये वाला क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम किसी भी प्रकार से इस वाले क्रोमोसोम को प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हैं ये अलग तरह से पृथक्कृत हो चुका है और ये अलग तरह से पृथक्कृत हो चुका है। अर्थात इनका जो अभ्युहन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। और यह थ्योरी यही सिद्ध करना चाहती थी कि जो मेंडलीय कारक हैं वो कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात हमको नहीं लगती है, क्योंकि हम अब आज जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं वही आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं और जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम में, ये हम आज जानते हैं। लेकिन हम आज क्यों जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आज इसलिए जानते हैं कि ऐसे महान वैज्ञानिकों ने इससे पहले बहुत सारा अध्ययन किया है, तभी आज हम ये बातें जानते हैं। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता कि जीन कहाँ पर होते हैं, गुणसूत्र पर होते हैं और गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं का वाहन करते हैं। तो ये था इस थ्योरी का जो डायग्रामेटिक रूप से आपके एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है। साथ साथ में हम जान लेते हैं कि इस थ्योरी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा तो मुख्य विशेषताएं आपको ज़रूर लिखनी होगी। तो इसकी जो प्रमुख मुख्य विशेषता है वो है कि द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट से उत्पन्न सभी दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अर्थात हमारी बॉडी जितनी भी कोशिकाओं से बनी हुई है वो सभी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली हैं, अर्थात द्विगुणित कोशिकाएं हैं। और इससे एक खास बात हमें और पता चलती है कि हमारे और हमारे जनक के बीच में जो ब्रिज है या जो पूरा आधार है आनुवंशिक सूचनाओं को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का, वो है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के सबसे मतलब सेंटर में अगर आप सोचें कि जनक और संतति के सेंटर में कौन है तो वो है जाइगोट, क्योंकि जाइगोट ही आगे चल करके डिवीज़न के फलस्वरूप हमारी बॉडी का निर्माण करता है। और दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो है प्रत्येक द्विगुणित दैहिक कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों या युगल में पाए जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर की कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। इनमें एक गुणसूत्र समूह जो होता है वो माता के अंडाणु से और दूसरा जो होता है वो पिता के शुक्राणु से प्राप्त होता है। बहुत कमाल की बात इनके अध्ययन द्वारा पता चली। आज हम इनको जानते हैं, हमने बताया आज हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने इससे पहले इस पर बहुत सारा अध्ययन कर रखा है। तो हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए ऐसे वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने हमारे लिए निरंतर बहुत सारी खोजें किया है। साथ साथ में जो तीसरा गुण है वो है एक समान दोनों गुणसूत्र अर्थात समजात गुणसूत्र युगल बनाते हैं। और इसके बाद चौथा पॉइंट है प्रत्येक गुणसूत्र पर विशिष्ट मेंडेलियन कारक या जीन उपस्थित होते हैं। चूँकि जब ये वाद दिया गया, आप समझने का प्रयास करिएगा, जब ये वाद दिया गया था तब जीन नहीं खोजे गए थे, तब सिर्फ बात की जा रही थी मेंडेलियन कारक की। तो सबसे पहले यही लोग थे जिन्होंने मेंडेलियन कारक को गुणसूत्र के रूप में प्रेजेंट किया, अर्थात भौतिक रूप में यह बताया कि ये गुणसूत्र होते हैं। जब इन्होंने गुणसूत्र फिक्स कर दिया तो अब वैज्ञानिक क्या करेंगे, आपको पता है, अब वैज्ञानिक गुणसूत्रों का अध्ययन करेंगे और इसके बाद ये उनको पता चल जाएगा कि गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक ना होकर के गुणसूत्र में उपस्थित जो होते हैं कौन, जीन, वो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आविष्कार आगे चलते रहते हैं, खोजें आगे चलती रहती हैं और नॉलेज अपडेट होता रहता है। तो प्रत्येक गुणसूत्र पर विशिष्ट मेंडेलियन कारक या जीन उपस्थित होते हैं। साथ साथ गुणसूत्र पर जीन जो होते हैं वो पंक्तिबद्ध होते हैं, अर्थात एक सीरियल वाइज से सेट होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे चल करके वंशागति का जीनीयवाद अर्थात जेनिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और
इस थ्योरी में क्या क्या कहा गया। तो अगर देखें आप तो वंशागति के गुणसूत्रीयवाद की मान्यता का समाप्त होना तब माना जाता है जब वैज्ञानिकों को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि आनुवांशिक लक्षणों की जो संख्या होती है वो संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन जो आनुवांशिक लक्षण है वो इससे अधिक होते हैं। जबकि बात ये कही गई थी कि ये गुणसूत्र जो है वो मेंडेलियन कारक को वाहक होता है। तो इस तरह से आगे समस्या क्रिएट हो गई। एवं मेंडल के कारक गुणसूत्रों से बहुत छोटे और इनमें ही उपस्थित होते हैं। जब इस बात की जानकारी हुई तो इन कारकों को सन 1909 में, जो कि वो थ्योरी कब आई थी 1902 में, 1902 में कोई नहीं जानता था गुणसूत्र के बारे में या गुणसूत्र कैसे काम करता है। तो आपको इस थ्योरी के माध्यम से गुणसूत्र के बारे में जानकारी दी गई। फिर 1909 में डब्ल्यू जॉनसन ने जीन्स का नाम दिया और बताया कि जो ये कारक होते हैं वो क्रोमोसोम ना होकर के कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने सन 1910 में वंशागति का जीन मत प्रतिपादित किया और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। इस मत के अनुसार, और आज भी ये मत माना जाता है, इस मत के अनुसार क्या है, आगे चल के देखो जानकारी ये भी आपको मिली कि जो जीन्स के अंदर जेनेटिक कोडांस होते हैं और उनमें ही सूचनाएं निहित होती हैं। तो नॉलेज अपडेट होता रहता है। पहला था कि जीन्स माला के मनकों यानी बीट्स की भांति गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं। समझ लीजिए गुणसूत्र में माला की तरह जीन्स पुहे हुए होते हैं। गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए का अणु उपस्थित होता है तथा जीन्स भी इसी के छोटे छोटे कण होते हैं। क्योंकि जीन की परिभाषा हमने पहले ही समझ रखा है कि जीन डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती। तो यही बात यहाँ पर भी कही गई है। और जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं तथा सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। हमने यही आपसे बताया था कि उस थ्योरी का जो मत फेल इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गुणसूत्र को ऐसा माना कि एक कारक या एक गुण लेकर के चलेंगे, जबकि ऐसा हुआ कि बहुत सारे गुण एक गुणसूत्र के अंदर होते हैं क्योंकि वो जीन्स उसमें बहुत सारे होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मेंडेलियन कारक अर्थात जीन तथा गुणसूत्र के व्यवहार में क्या क्या समांतरता है। समांतरता का अर्थ होता है एक साथ चलने का गुण। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडेलियन कारक या जीन के बारे में, और ये तालिका में जो दूसरा है वो है गुणसूत्र। तो दैहिक कोशिकाओं में ये जोड़ों में उपस्थित होते हैं और गुणसूत्र भी जोड़ों में ही उपस्थित होते हैं। युग्मक निर्माण के समय एक जोड़े के दोनों एलील इस प्रकार विसंयोजित होते हैं या अलग अलग होते हैं कि एक युग्मक में केवल एक ही एलील पहुंचता है। अगर ये दो ऐसे हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं, तो ये आगे चल करके दोनों अलग अलग पृथक्करित हो जाएंगे, यानी दोनों एलील्स अलग अलग पृथक्करित हो जाएंगे। ऐसे इधर भी युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक गुणसूत्र युगल के दोनों गुणसूत्र भी अलग अलग संतति कोशिकाओं में विसंयोजित हो जाते हैं, अर्थात जैसे पृथक्करित हो जाते हैं। विभिन्न दैहिक लक्षणों में संबंधित कारक या जीन युगल एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक्करित होते हैं। जीन जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और यही बात हम इसमें भी लागू होती है कि एक जोड़े के गुणसूत्र दूसरे जोड़े के गुणसूत्र से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, अर्थात एक जोड़ा का गुणसूत्र दूसरे जोड़े के गुणसूत्र को जरा सा भी प्रभावित नहीं करता है उनके पृथक्करण में। चौथा पॉइंट है प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए केवल एक कारक या एलील होता है। और इधर देखें तो प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक समजात गुणसूत्र युगल में से केवल एक गुणसूत्र होता है। प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक समजात गुणसूत्र युगल में से केवल एक गुणसूत्र होता है सूचनाओं के लिए। नेक्स्ट है आपका युग्मनज में प्रत्येक लक्षण के लिए दो एलील होते हैं, एक नर शुक्राणु और एक मादा अंडाणु से प्राप्त होता है। ऐसे इसमें भी होता है माता पिता या मादा नर से अंडाणु व शुक्राणु द्वारा एक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र युग्मनज में पहुंचता है, जिसे उसमें गुणसूत्र का जो
युगल बन जाता है या पेयर में बन जाते हैं। एक गुणसूत्र इधर से आया, एक गुणसूत्र इधर से आया और दोनों मिलकर पेयर का निर्माण कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको ज़रा सा भी नॉलेज मिला है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए उस लाल कलर वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ में एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट किया है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। तो उसके लिए आपको बेल आइकन पर ऑल सिलेक्ट करना ही होगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।